हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम सिंटिलेशन काउंटर कर रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक उसका बीच में रह गया, उसको करके अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो सिंटिलेशन काउंटर का एक क्विक और ओवरव्यू भी ले लेते हैं और उसको बाकी बचे पार्ट को कंप्लीट भी कर लेते हैं। सिंटिलेशन काउंटर हिंदी में बोला जाता है प्रस्फुरन घनत्व, ठीक है। तो सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। सिंटिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर, जैसे हम ये मटेरियल के अंदर मान लिया, ये छोड़ ही देते हैं, ये मान लिया कि कोई मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर क्या ये सिंटिलेटर मटेरियल है, जैसे कि ये ZnS का कोई मटेरियल है, देखो जैसे ये जिंक सल्फाइड है, ठीक है। जिंक सल्फाइड का कोई ब्लॉक ले लिया हमने। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी हाईली एनर्जेटिक या लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, ये रेडिएशंस जिसको क्या करना है अपने को डिटेक्ट करना है, वो मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रही हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया तो मुझे पता है कि ये इस मटेरियल के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो जिस एटम के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, इस मटेरियल के अंदर पड़े हुए जिस एटम के साथ इंटरेक्शन होगा, वो एटम क्या करेगा, एनर्जी, उस एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसके बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। पर जितनी एनर्जी उसने गेन की थी इस जीएस स्टेट में, उतनी एनर्जी को वो रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। क्यों? एक्साइटेड स्टेट से 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो एनर्जी को रिलीज करता है। इसका रीजन ये होता है कि जितनी एनर्जी गेन की होती है एटम ने, जाते एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम एटम्स भी बोल देते हैं कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। और एनर्जी को रिलीज करने का रीजन ये होता है कि ये अस्थायी हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए। और यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। स्टेबिलिटी लेने के लिए उस एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसा पूरा प्रोसेस, इसके अंदर लगातार आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होते रहेंगे। तो जितने एटम्स इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे वो सभी एनर्जी को गेन करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जैसा कि आप लेजर में पढ़ चुके हो। जैसे ही फोटोन रिलीज करेंगे, इन फोटॉन्स को एक साथ काफी सारे फोटोन रिलीज होते हैं, इसीलिए इसको लाइट फ्लैशेस भी बोला जाता है। तो जैसे ये फोटोन या लाइट फ्लैशेस रिलीज होती है, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है सिंटिलेशन। और ये जो मटेरियल ये सिंटिलेशन का प्रोसेस करवाता है, उस मटेरियल को बोला जाता है सिंटिलेटर या फिर फॉस्फोरस। ये सब चीजें मैं आपको कल बता चुकी हूँ, ठीक है। और फिर मैंने आपको सिंटिलेशन काउंटर की वर्किंग समझाई थी कि वर्किंग में क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है सिंटिलेटर मटेरियल रखा होता है ना। और फिर सिंटिलेटर मटेरियल के बाद उसके जस्ट नीचे क्या रखी होती है, पीएमटी रखी होती है। पीएमटी क्या होती है आपको पता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक फोटो कैथोड होते हैं और क्या होते हैं मल्टीपल ऑफ एनोड्स। मल्टीपल ऑफ एनोड्स को क्या बोला जाता है, डायनोड। और लास्ट डायनोड को क्या बोला जाता है, एनोड, ठीक है। लास्ट डायनोड इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। और ये एनोड क्या होता है, फर्दर किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्टेड होगा। और मुझे पता है जब मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयंस प्रोड्यूस्ड हो गए और आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कर रहे हैं तो आवेश के प्रवाह की दर से क्या बनती है, धारा बनती है, करंट बनता है। और अगर करंट बनेगा तो हमें पता है वो जैसे ही लोड रेजिस्टेंस RL से पास आउट होगा तो क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल की पल्स हाइट मिलेगी, सॉरी वोल्टेज पल्सेस मिलेंगे। और जैसे ये वोल्टेज पल्सेस मिलेगी इनको हम एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई करेंगे। और एम्पलीफाई करने के बाद क्या होगा, हम इसे जो भी हमें सूटेबल डिटेक्टर के साथ या काउंटर के साथ इसको इस एम्पलीफाई
एम्पलीफाइड पल्स हाइट को या पल्स वोल्टेज पल्स को हम स्टडी करके इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं। अब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के बारे में कैसे बता सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कल रह गई थी शायद तक, कि अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सिंटिलेटर्स होते हैं। जैसे कि अल्फा, आपको एक चीज ध्यान होगी कि जीएम काउंटर की एक कमी थी, जीएम काउंटर की एक कमी तो थी उसका डेड टाइम, दूसरी कमी क्या थी उसका, क्या था दूसरी कमी थी कि वो न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रोपोर्शनल काउंटर से न्यूट्रॉन को डिटेक्ट कर पा रहे थे ना। अब सिंटिलेशन काउंटर भी जीएम काउंटर का एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो जीएम काउंटर की कमी थी उसको दूर करेगा, ये भी न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने हैं तो सिंटिलेटर मटेरियल्स अलग अलग लेने पड़ते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है तो सीजियम आयोडाइड लेना पड़ेगा या जिंक सल्फाइड लेना पड़ता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल को करना है तो नैफ्थलीन लेनी पड़ती है। गामा पार्टिकल को करना है तो हमारे पास कुछ अलग मटेरियल, और न्यूट्रॉन्स को करना है तो हमें अलग मटेरियल लेना पड़ेगा। जैसे कि गामा पार्टिकल्स को करना है तो हमें थैलियम प्लस सोडियम आयोडाइड लेना पड़ेगा, TH प्लस सोडियम आयोडाइड लेना पड़ेगा। उसी तरीके से गामा पार्टिकल के लिए हमें अलग, न्यूट्रॉन्स के लिए अलग लेना पड़ेगा। ये चीज इसलिए मैंने आपको बताई, आपकी बुक में मेंशन है, पेपर में ये कभी भी नहीं आएगा कि सिंटिलेशन काउंटर में अगर अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है तो कौन से मटेरियल को लेना पड़ेगा या सिंटिलेटर क्या होगा। सिंटिलेटर अलग अलग हो सकते हैं। सिंटिलेटर होते क्या, वो मटेरियल जो सिंटिलेशन का प्रोसेस करवाते हैं, तो सीजियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, नैफ्थलीन, सोडियम आयोडाइड, ये सभी एज अ सिंटिलेटर मटेरियल काम करते हैं। मतलब इन सब में वो प्रोसेस होता है कि जैसे इसके ऊपर कोई एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी वाले किसी पार्टिकल या रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाता है तो मटेरियल के अंदर अपने को पता है, जो मैंने मैटर लिया, सिंटिलेटर मटेरियल लिया, अगर मैं सीजियम आयोडाइड भी लूँ तो मुझे पता है जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एटम्स से मिलके बने होंगे। तो एटम को जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सबसे पहला इंटरेक्शन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से होता है, तो वो एनर्जी को गेन करते हैं और अपनी हायर लेवल एनर्जी स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करके रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशेस या फिर फोटोन की फॉर्म में रिलीज करके अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में यानी स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। ये पेपर में नहीं आता, बस आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा और बाकी अपने इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने सिंटिलेटर मटेरियल ले लिया, उसके बाद एज वी नो कि यहाँ पे क्या होती है, पीएमटी होती है। पीएमटी के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। थोड़ी सी उसको बड़ी बना देते हैं। ये है हमारा सिंटिलेटर। सिंटिलेटर क्या है और ये सब चीजें आपको मैं कल बता चुकी हूँ। अब अपने बहुत जल्दी करेंगे इस टॉपिक को ताकि नेक्स्ट टॉपिक आज खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या होती है, फोटो कैथोड। फोटो क्यों, क्योंकि फोटॉन्स की तरफ सेंसिटिव कैथोड लिए, यानी कि अब मटेरियल या इलेक्ट्रोड विच इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द फोटॉन्स, ठीक है। क्यों फोटॉन्स की तरफ सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीज क्या हो रही है, लाइट फ्लैशेस या फोटोन। अगर मटेरियल फोटोन की तरफ सेंसिटिव ही नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लगा फोटो कैथोड। उसके बाद मैंने बोला पीएमटी के अंदर मल्टीपल ऑफ डायनोड्स होते हैं, एनोड्स होते हैं। एनोड्स अलग अलग वोल्टेज पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज पे जब सफिशिएंट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बहुत हाई होती है, तब लास्ट डायनोड को किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट कर देते हैं और उस लास्ट डायनोड को इस सर्किट के अंदर एनोड बोलते हैं। एक डायग्राम के अंदर या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मल्टीपल ऑफ एनोड्स नहीं बोला जाता, इसीलिए पर्टिकुलरली इन एनोड्स को डायनोड बोला गया है। और इन डायनोड की खासियत यही होती है कि जैसे ही इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आगे सेकेंडरी आयोनाइजेशन शुरू कर देता है। ये डायनोड की मटेरियल की खासियत है, ठीक है। डायनोड्स बने ऐसे तरीके से होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे पता है सिंटिलेटर से फोटोन HNU रिलीज होंगे और एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो मुझे पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जब सफिशिएंट या मतलब वी कैन से कि एक फिक्स अमाउंट वाली इंटेंसिटी वाली लाइट को या फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इंसिडेंट करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को यूज करता है किसके लिए, अपने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए। वो पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है ये भी आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियस है और ये मैं बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बना रही हूँ और एक इनर बना लेते हैं, ठीक है।
पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन और एक इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में यानी न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, इससे यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। और इसी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए मतलब यूज करके बाहर निकलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो यूज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोला जाता है। वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी को यूज करके बाकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करता है, किसकी, एक फोटोन की, जिसको एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन निकला और ये डायनोड क्या है, प्लस 100 वोल्ट पे रखी जाती है। अगली डायनोड प्लस 200 वोल्टेज पे रखी जाएगी, अगली डायनोड प्लस 300 वोल्टेज पे रखी जाएगी, अगली डायनोड प्लस 400 वोल्टेज पे रखी जाएगी। इन डायनोड्स को एक दूसरे से ज्यादा वोल्टेज या हाई वोल्टेज पे इसलिए रखा जाता है ताकि जैसे ही एक डायनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो वो अपने सामने वाली दूसरी डायनोड से अट्रैक्शन फोर्स या एक्सीलरेशन फोर्स को फील करे। अगर इनकी सेम ही होगी ना तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मोशन नहीं करेंगे, इसीलिए इनकी वोल्टेज को थोड़ा हाई लगा जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंटिलेटर, आप बार बार प्रस्फुरक और उन वर्ड्स को याद रखने से बेटर आप सिंटिलेटर याद रखो क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो देखो ये क्या है, फोटो कैथोड, ये है फोटो कैथोड, क्यों, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। अब यहाँ से एक ही अगर फोटोन की बात करते हैं, वैसे तो कई सारे हम चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट कराते रहते हैं लगातार, तो उन इतने सारे चार्ज पार्टिकल से काफी ज्यादा लाइट फ्लैशेस या फोटोन्स रिलीज होंगे। अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो एक फोटोन, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब डायनोड की खासियत क्या है, मैं आपको कल बता चुकी हूँ कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो आज मैं सीधा बता रही हूँ कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जो रिलीज हुई थी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को मैं व्हाइट कलर से शो कर रही हूँ, ये क्या बना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वापस इस डायनोड की तरफ। और इन केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप देख ही सकते हो कि हर एक डायनोड पे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज और आप देख सकते हो कि जैसे अपने को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 200 वोल्ट रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब फोर्स भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है मतलब F इज इक्वल्स टू ma, मतलब एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ना मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है लगातार। अगर उसकी एनर्जी लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन डायनोड से, एक डायनोड से दूसरी डायनोड पे आने पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर तो बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। जब हमें काफी सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए जिनकी एनर्जी बहुत हाई हो तो उनको किसी लास्ट डायनोड पे कलेक्ट करवा लिया जाता है और इस लास्ट डायनोड को ही एनोड बोला जाता है। ठीक है, एक डायनोड से एक इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए, एक इलेक्ट्रॉन काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवा सकता है। हम मिनिमम टू मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर वो एक भी करवाए तो देखो यहाँ पे 2 आए और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन जो खुद था ही। अब इस इलेक्ट्रॉन ने फिर से डायनोड पे सेकेंडरी आयनाइजेशन किया, ये सेकेंडरी आयनाइज वाला इलेक्ट्रॉन खुद और एक और उसने करवा दिया, मिनिमम टू मिनिमम। तो मतलब इस तरीके से डायनोड के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी डायनोड की तरफ जाएंगे। तो जब लास्ट में इनको किसी डायनोड पे कनेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि एक एनोड पे पहुंचते हैं, फिर उसे एनोड को क्या किया जाता है, किसी लोड रेजिस्टेंस RL पे साथ जोड़ा जाता है और RL पे हमें क्या मिलता है, वोल्टेज डिफरेंस मिलता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और यहाँ से हमें क्या मिलती है, वोल्टेज पल्स मिलती है। उस वोल्टेज पल्स को पढ़ के ही अपने पता कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल कैसा इंसिडेंट किया था। तो ये इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। और एक चीज और, एक डायनोड से दूसरे डायनोड पे, मतलब इस फोटो कैथोड से लास्ट डायनोड यानी एनोड तक पहुंचने का सारा काम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड का ही टाइम लगता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को होने में। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ से इस पूरे प्रोसेस
क्लास में पहले फोटोन लगते लगते 2 मिनट लग गए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज, फिर उसको लास्ट एनोड तक पढ़ते पहुंचते पहुंचते और ज्यादा टाइम लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक एनोड से दूसरे एनोड तक आने के लिए उन्हें काफी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड का टाइम लगता है। और अगर आपने देखा हो तो जीएम काउंटर में कितना टाइम लगता था, 100 माइक्रोसेकंड लगते थे, यानी कि 10 की पावर -4 सेकंड। अब क्या है 10 की पावर -8 सेकंड, मतलब इससे 10 की पावर 4 गुना फास्टर है ना, जल्दी काम करता है। जल्दी काम ही करेगा ना ये वाला पार्टिकल। माइनस की रेशियो मतलब माइनस की पावर मतलब बहुत कम, अगर बहुत कम तो मतलब जीएम काउंटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर वोल्टेज का क्या काम आता है। देखो या वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है, किसकी, आउटपुट पल्स में, यानी कि जो वोल्टेज पल्स मिल रही है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो अपने देखते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखो तो ये जो वोल्टेज मिल रही है, अगर हम एक तरीके से देखें, मैं ये सारी चीजें, चलो मैं ये वाली चीज रब कर रही हूँ। देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जितना काम हो रहा है अगर आप खुद सोचो, मतलब लास्ट डायनोड तक पहुंचने के बाद एक अपने को पल्स हेड मिली, वोल्टेज पल्स मिली। आप देख सकते हो कि वो वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम उसको देखें, प्योरली उस वोल्टेज पल्स को देखें, तो मुझे पता चल रहा है वो वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, जो लास्ट में हमारे डायनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसी पे डिपेंड कर रही है। मतलब वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि जितने, अगर बाय चांस यहाँ पे एक लास्ट डायनोड आए, ठीक है, उस एनोड पे इसको कलेक्ट किया, यहाँ पे डायनोड लगी हुई, जहां पे भी लगी हो, ठीक है, ये डायनोड लगी हुई, जैसे कि ये डायनोड अगर लास्ट हो, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट किया, अब इस डायनोड को आगे क्या करेंगे, किसी लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट करेंगे तो मुझे पता है इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो अगर ये लास्ट डायनोड है, लास्ट डायनोड पे आने के बाद, लोड रेजिस्टेंस आरएल पे आने के बाद अपने को पता है करंट किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है ना, पर सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी पे निर्भर कर रहा है ना। तो मतलब वोल्टेज पल्स जो मिल रही है अपने को वो इन चार्ज के कारण ही मिल रही है। तो वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है। और मुझे पता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रही है, इस फोटो कैथोड से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन पे। फोटो कैथोड से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो उतना ही ज्यादा आगे फर्दर सेकेंडरी आयनाइजेशन करवाना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो फोटो कैथोड से अगर 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे, और अगर फोटो इलेक्ट्रोड से 15 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो और ज्यादा आयोनाइजेशन कराते हैं। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम टू मिनिमम एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बना है तो आगे इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है। मान लो कि उसने अब सर्किट के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन बना दिए, लेकिन अगर वही फोटो कैथोड से 15 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो वो आगे कितने ज्यादा बनाएंगे, है ना, कितने ज्यादा, यानी 3 गुना आ जाएंगे, 300 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देंगे। मैं रफली एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि 100 300 400 इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब एक चीज और मुझे पता चल रही है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन फोटॉन्स पे। जितने अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इस कैथोड पे इंसिडेंट करेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की एनर्जी को यूज करेगा। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फोटॉन्स पे। तो फोटॉन्स को देखो, अब ये फोटोन पे पहुंच गए हम। फोटोन कैसे रिलीज हो रहे हैं, आयोनाइजिंग या एंटर करने वाले चार्ज पार्टिकल पे। जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे उतने ज्यादा फोटोन रिलीज कर देंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स रिलीज करेंगे। मतलब अब ये फोटोन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बेसिकली ये फोटोन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स या रेडिएशन, है ना। यही चीज हमें प्रूफ करना है कि मतलब जो वोल्टेज साइड, अगर सीधी सीधी बात करूं, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पे। यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि वोल्टेज जो है क्या वो वास्तव में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पे रिलीज कर मतलब डिपेंड कर रही है या नहीं। तो देखो आपको
वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने लास्ट एनोड पे कलेक्ट होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन और बना रहे हैं इस पूरी पीएमटी के अंदर, और अगर 15 हो तो वो 300 बनाएंगे, 20 हो तो वो और ज्यादा 400 बना देंगे। तो मतलब जितने जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं उतने ज्यादा, जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। अपने ये मान रहे हैं, ठीक है, और मान नहीं रही होता भी है। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, फोटॉन्स पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो रिलीज होता है। तो और फोटोन को देखा जाए बेसिकली वो किस पे डिपेंड करें, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी पर। तो यही चीज अपने को इसके अंदर प्रूफ करना है। अगर इसका जो सिद्धांत देखें, प्रिंसिपल देखें, तो प्रिंसिपल भी यही है कि जो वोल्टेज पल्स है वो किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन की एनर्जी पर। वो कैसे प्रूफ करते हैं अपने देखते हैं, ठीक है। अब अपने मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ई एनर्जी वाला कोई चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल ई क्या है, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी या इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये इंसिडेंट रेडिएशन है, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना, ठीक है, वही वाला पीएमटी वाला, ठीक है। मैंने मान लिया कि इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ई है। अब मैंने मान लिया कि इस इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल से हमारे पास कितने फोटॉन्स या लाइट फ्लैशेस उत्पन्न हो रही है। मैंने मान लिया कि एक एनपी लाइट फ्लैशेस को एक ई एनर्जी वाला पार्टिकल अगर इस सारे के सारे सिंटिलेटर के अंदर आता है तो वो एनपी नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज करता है। पी मतलब फोटोन, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने लिख लेंगे, ये क्या है एनर्जी, ये क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे, एनपी इंटू ई, है ना। जितने ज्यादा अगर एक चार्ज पार्टिकल ने, ई ऊर्जा वाले ने 2 फोटोन रिलीज किए तो मतलब जितने भी टोटल आएंगे वो 2 इंटू एक 2 कर रहा है, मतलब जितने भी आएंगे वो एनपी इंटू पी करके आएंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या मान लिया कि जैसे एक बंदे ने 2 या एक पार्टिकल ने 2 फोटॉन्स रिलीज करवाए तो टोटल जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एनपी इंटू पी, मतलब 1 2 करवा रहा है तो आगे आने वाले 2 आने वाले 4 करवाएंगे, 4 आने वाले 6 8 कराएंगे। इस तरीके से एनपी इंटू पी, एनपी इंटू ई फोटॉन्स रिलीज हो गए, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ से एनपी इंटू पी फोटॉन रिलीज हुए यहाँ से, ठीक है। बने क्या, एनपी इंटू ई फोटोन, एनपी ई फोटोन रिलीज हुए। अब ये एनपी ई फोटोन कहाँ पहुंचेंगे, इस फोटो कैथोड पे। फोटो कैथोड पे मान लिया कि सारे के सारे फोटोन एक साथ नहीं इंसिडेंट किए, कोई फोटोन थे अल्फा फोटोन्स जो क्या किए, इसके ऊपर एंटर किए, किसके ऊपर, फोटो कैथोड पे। मान लिया कि अल्फा फोटोन्स ऐसे थे जो किसके ऊपर आए, एनपी इंटू ई, तो टोटल बने इसके अंदर, ठीक है। अब एक साथ अल्फा इंटू एनपीई, मतलब एनपीई ये एक ही बात कर रहे हैं, एक एनर्जी चार्ज पार्टिकल। अगर बहुत सारे हो तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने मान लिया कि इन सारे फोटॉन्स में से सिर्फ अल्फा पार्ट ऐसा था जो क्या किया, इस फोटो कैथोड पे आया। अगर ये फोटो कैथोड पे आया तो फोटो कैथोड पे कितने फोटॉन्स आए, अल्फा इंटू एनपीई। अब मैंने मान लिया कि बीटा पार्ट इन सारों का ऐसा था, या अपने ऐसा देख लेते हैं, अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने बने, क्योंकि सारे प्रोसेस में फोटोन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलती है हमें वोल्टेज पल्स, है ना। अब मैं मान लेती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालने की वो कितनी है, मुझे इसकी एफिशिएंसी मुझे पता है कि एफिशिएंसी कितनी है इस फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने की। अगर मैं लिख दूं एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जितनी टोटल, जैसे आप अगर कार्नोट साइकिल भी करते हो तो आप उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, नीटा को W अपॉन Q, मतलब जितनी हीट आपने दी है फिर जितना वर्क आपको मिला है, इस तरीके से मिलती है ना। तो मैं अगर इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो मैं बोल सकती हूँ जितने फोटॉन्स मैंने दिए हैं और जितने फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यही उसकी एफिशिएंसी होगी। तो मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन
अपॉन में नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। तो मुझे पता है नीटा इसकी एफिशिएंसी मैंने कैसे निकाली आपको अभी बताया, W अपॉन क्यू से मैंने एफिशिएंसी निकाली कि जितनी एनर्जी मैंने दी और कितना वर्क डन मुझे मिला। सेम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जितने फोटॉन्स मैंने दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिले, उन दोनों के रेशियो को मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी। इसी तरीके से निकलती है ना। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, ये मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, मुझे पता मैं इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आ कितने रहे कैथोड के ऊपर, अल्फा NP E है ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नीटा यहाँ पे क्या शो करता है, एफिशिएंसी को, E इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। नीटा E इंटू अल्फा NP E, यही बना। अब मैं मान लेती हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मेरे रिलीज हुए हैं यहाँ पे, या इसको अलग कलर से लिखते हैं जो आपको भी विजिबल होगा, पिंक से लिख रही हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, नीटा E अल्फा NP E, यहाँ पे इतने कितने आए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, ठीक है, फोटोन से। अब मैंने मान लिया कि एक टाइम पे जब मैं बात कर रही हूँ उस टाइम हमारे पास कि कोई इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का बीटा पार्ट यहाँ पे एंटर किया, किस पे, फर्स्ट डायनोड पे। तो मान लिया कि फर्स्ट डायनोड पे बीटा पोर्शन क्या है, फर्स्ट डायनोड पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आपतित हुआ। अगर फर्स्ट डायनोड पे बीटा पार्ट इंसिडेंट हुआ तो फर्स्ट डायनोड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नीटा E अल्फा NP E इंटू बीटा, यानी कि जितना पार्ट उसके ऊपर पहुंचा। अब देखो डायनोड पे आगे क्या हो रहा है, डायनोड पे क्या हो रहा है, पहले डायनोड पे अगर कितने पार्ट मैंने बोले, बीटा, नीटा E NP अल्फा E कहाँ पे पहुंचे, पहले डायनोड पे। अगर पहले डायनोड पे इतने पहुंचे, मैं मान लेती हूँ कि इस पहले डायनोड पे कोई p पार्टिकल या p इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस किए। सेकेंडरी आयंस कितने बने या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कितने बने, p, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डायनोड सेकंड पे पहुंचेंगे वो कितने होंगे, कितने बनेंगे, नीटा E अल्फा NP E इंटू बीटा रह गया था ना, इंटू में एक और p आ जाएगा, जितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बने। अब मेरे पास मान लिया कि मेरे पास तो बहुत सारे डायनोड्स हैं, है ना। तो मैं मान लेती हूँ कि बहुत सारे डायनोड पे मल्टीप्लाई ट्यूब में मान लिया n डायनोड है मेरे पास, ठीक है, स्मॉल n कितने हैं टोटल डायनोड्स। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं PMT के अंदर, इन PMT वो कितना निकलता है, उसकी वैल्यू आएगी नीटा E अल्फा बीटा NP E इंटू p की पावर n के इक्वल आता है, p की पावर n के इक्वल, ठीक है। जैसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना 2 की पावर n, है ना, वैसे ही यहाँ पे p की पावर n। टोटल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एक से इतने निकले, फिर दूसरी डायनोड पे फिर से कोई पार्टिकल्स निकलेंगे, तीसरी पे फिर से p के मल्टीप्लाई कुछ निकलेंगे, तो हमने टोटल क्या मान लिए, p की पावर n के इक्वल। ये चीजें मैं आपको वापस से बता रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने माना कि कोई E एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट हुआ और E एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल ने जो सिंटिलेटर काउंटर था उससे NP फोटोन निकाले, तो टोटल फोटॉन्स कितने निकलेंगे, NP इंटू E। मान लिया कि फोटॉन्स का ओनली अल्फा पार्ट ऐसा था जो कहाँ पे गया, फोटो कैथोड पे किसी टाइम पे पहुंचा, तो फोटो कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन गए, अल्फा इंटू NPE। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने मुझे कि कितने रिलीज होंगे फोटोन से, तो मुझे नहीं पता कितने रिलीज होंगे, लेकिन मैं एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ कि कितना एनर्जी हमने दी और कितना वर्क डन हमें मिला, उस बेस पे कितने फोटॉन्स मैंने इंसिडेंट करवाए और कितने इलेक्ट्रॉन उसने एमिट करवाए। तो मान लिया कि अल्फा इंटू NPE, तो हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, फोटो कैथोड पे आए थे, तो मैंने उसकी वैल्यू रख दी। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, ये निकल गया। मैंने मान लिया कि पहली डायनोड पे जितने भी कैथोड पे इलेक्ट्रॉन बने उनमें से पहली डायनोड पे कोई बीटा पार्टी पहुंच पाया है किसी टाइम टी पे, जब अपने बात कर रहे हैं। अगर बीटा ही पहुंच पाया तो मैंने बीटा से उसको मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने मान लिया कि इस बीटा पार्टिकल इतने सारे इलेक्ट्रॉन ने
जो सेकेंडरी आयोनाइजेशन करवाया वो मान लिया कि p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी आयंस बनाए उन्होंने। अगर p नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस बनाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे उन p से मल्टीप्लाई करके, और अगर मेरे पास टोटल डायनोड स्मॉल n हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स pmt के अंदर इतने आएंगे, जिसको मैं कैपिटल N से शो करती हूँ। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास कैपिटल N की वैल्यू आ गई। अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रिंसिपल इसका क्या था कि वोल्टेज पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। तो इसमें काम भी ऐसा ही किया, हमने बिल्कुल इंसिडेंट से शुरू किया और हम फाइनल तक पीएमटी में जो हो रहा था वहां तक पहुंचे। अब मुझे पता है वोल्टेज और जो चार्ज होता है उसके अंदर एक रिलेशन होता है, V = Q/C। C यहाँ पे कैपेसिटेंस होती है ना, और मुझे Q पता है चार्ज होता है। मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पीएमटी के अंदर, तो मैंने E लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालो, टोटल चार्ज ऐसे निकलता है ना, टोटल चार्ज Q = टोटल नंबर ऑफ आयन इनटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में C। तो मुझे यहाँ से पता है V की वैल्यू क्या आएगी, NE/C। N की वैल्यू तो मैं निकाल चुकी हूँ, क्या निकाल चुकी हूँ, नीटा P अल्फा बीटा NP E इंटू P की पावर N/C। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, E के, एनर्जी के। यही आ रहा है ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो मुझे क्या पता चला, वोल्टेज किस पे डिपेंड किया, एनर्जी पे। मतलब वोल्टेज पल्स किस पे निर्भर कर रही है, एनर्जी पर। उसका प्रिंसिपल भी मैंने थ्योरेटिकली क्या बताया आपको कि वोल्टेज पल्स किस पे निर्भर करेगी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे। तो ये पूरा टॉपिक ऐसे कंप्लीट होता है, अब अपने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करते हैं। ठीक है, ये चीज मेरे हिसाब से आपको पता चली होगी कि मैंने ये चीजें कैसे लिखी कि वोल्टेज पल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कितने चार्ज पार्टिकल, किस एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल ने कितने फोटॉन्स रिलीज किए। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन पे रिलीज डिपेंड कर रहे हैं, फोटॉन्स डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल या कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई है। तो ये चीज मैंने आपको प्रूफ किया बेसिकली कि वोल्टेज एनर्जी के प्रोपोर्शनल आता है। तो वही मैंने बताया कि वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी पे। मतलब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की अगर एनर्जी हाई तो वोल्टेज पल्स भी ज्यादा मिलेगी, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लो तो वोल्टेज पल्स भी लो मिलेगी। अब इसके एडवांटेजेस करते हैं। तो पहला एडवांटेज तो हमने यही देखा कि जीएम काउंटर न्यूट्रॉन्स को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था, तो ये न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा एडवांटेज, इसके अंदर डेड टाइम कैसा है, डेड टाइम वो टाइम होता है जितनी देर तक सर्किट काम ही ना करे। यहाँ पे डेड टाइम कितना हो सकता है, मैंने आपको बताया पीएमटी के अंदर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के अंदर और यहाँ से सिंटिलेशन से लेके लास्ट डायोड तक पहुंचने का टोटल टाइम 10⁻⁸ सेकंड लगता है। अगर 10⁻⁸ सेकंड लगता है तो मतलब जब तक सर्किट के अंदर करंट ही नहीं मिलेगा, यानी वोल्टेज पल्स ही नहीं मिलेगी, तब तक हम क्या मेजर करेंगे। यहाँ पे पूरा काम ही वोल्टेज पल्स से है ना, तो मतलब जब तक वोल्टेज पल्स नहीं मिली तो तब तक अपने क्या मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि हम वोल्टेज पल्स को ही हमें डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा काम, इस पूरे सर्किट का। और वोल्टेज पल्स जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए। तो मतलब डेड टाइम कितना हुआ, 10⁻⁸ सेकंड। तो ये क्या है, जीएम काउंटर की कंपैरिजन में क्या है, कम है ना, की तुलना में कम। तो मतलब डेड टाइम कम होना भी इसकी एक खासियत है। जीएम काउंटर में तो 10⁻⁴ सेकंड तक डेड रहता है, यहाँ पे 10⁻⁻8 यानी 4 गुना उससे फास्टर है, तो डेड टाइम कम। दूसरा, तीसरा, इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है ना वो बहुत हाई होती है, मतलब पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है। और रेजोल्यूशन पावर हाई होने का एक रीजन भी यही होता है कि इसका डेड टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, और वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, ये भी हम देख चुके हैं, V = E। और गामा रेडिएशंस को भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, और वोल्टेज पल्स भी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी पे, ये भी इसकी खासियत है। अगर हम हाई एनर्जी वाली चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाएंगे तो हमें हाई वोल्टेज पल्स मिलेगी, ज्यादा हाइट वाली, और लो को करवाएंगे तो लो एनर्जी वाली। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हुए। पेपर में आपको सारा का सारा ऐसे ही करना होगा, ये पूरा ही टॉपिक आता होता है। और अगर इसकी देखें तो इसकी अब कमी क्या है, इसकी कमी ये है सबसे बड़ी कि इसके अंदर एनर्जी का जो होता है ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जगह में होता है। अगर इसका मैं डिसएडवांटेज देखूं
सबसे बड़ा और मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंटिलेटर, ये पीएमटी, ठीक है, ये कैथोड, ये डायनोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी आती है किसी चार्ज पार्टिकल जिसको हमें डिटेक्ट करना है, फिर वो एनर्जी यूज होती है, वहां से हमें क्या मिलते हैं, फोटॉन्स मिलते हैं, फिर फोटॉन जाते हैं, फोटॉन की एनर्जी यूज होती है, फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ आयंस जितने हमें चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो मतलब अगर आप देखें इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एनर्जी का यूज बहुत जगह पे हो जाता है। पहले इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का यूज होता है यहाँ पे फोटॉन्स बनाने में, फिर उन फोटॉन वाली एनर्जी का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनाने में। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जगह पे होना ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, सिंटिलेशन काउंटर भी कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आज मैंने बिल्कुल वो स्टार्टिंग टाइप से बताया कि किस तरीके से सिंटिलेशन काउंटर काम करता है। और अगर आप पेपर में वो ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहो तो आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफी मार्क्स मिलेंगे कि ये सोर्स है, सोर्स से क्या आ रही है, जो भी रेडिएशन या एनर्जी निकल रही है वो कहाँ पे जा रही है, सिंटिलेटर पे। यहाँ पे प्रोसेस क्या, यहाँ पे मैं सिंटिलेशन लिख रही हूँ कि इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा, सिंटिलेशन का। सिंटिलेशन के प्रोसेस के बाद मुझे क्या मिलेंगी, लाइट फ्लैशेस मिलेंगी, या फिर हमें क्या मिलते हैं, फोटॉन्स मिलते हैं। वो फोटॉन्स आगे कहाँ जाते हैं, पीएमटी के अंदर। पीएमटी से हमें क्या मिलती है, वोल्टेज पल्स मिलती है। वोल्टेज पल्स आगे कहाँ जाती है, एम्पलीफायर में जाती है, और एम्पलीफायर से अपने क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। एम्पलीफायर के बाद फर्दर क्या काम होता है, डिटेक्शन का। मतलब जो हमें काम करना था इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन के बारे में पढ़ना था, तो वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो सिंटिलेशन काउंटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।